सो अब हम पढ़ेंगे बच्चों मेंटल इलनेस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेंटल इलनेस। ओके, सो असामान्य व्यवहार को पहचानना, ठीक है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफाई एबनॉर्मल बिहेवियर। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए, सामान्य व्यवहार में कोई भी असमानता को असामान्य व्यवहार के रूप में माना जाता है। ठीक है, नॉर्मल बिहेवियर में अगर कोई भी असमानता है, एबनॉर्मेलिटी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, असामान्य व्यवहार के रूप में माना जाता है। ठीक है, असामान्य व्यवहार के लक्षण निम्न है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो आइडेंटिफिकेशन अगर एबनॉर्मल बिहेवियर की करनी है तो वो क्या है कि जो नॉर्मल बिहेवियर है उसमें क्या है, एबनॉर्मेलिटी होना। नॉर्मल बिहेवियर में एबनॉर्मेलिटी होने को ही क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर, यानी कि असामान्य व्यवहार बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसके जो लक्षण बताए हैं, इसके सिम्टम्स बताए, वो ये बताए, ज्ञान का विकार, भावना का विकार और इच्छा शक्ति का विकार। ठीक है, इन्होंने 3 कॉजेस बताए इसके। क्या क्या बताए, ज्ञान का विकार, भावना का विकार और इच्छा शक्ति का विकार। फर्स्ट ऑफ ऑल था ज्ञान का विकार, यानी कि डिसऑर्डर ऑफ कोग्निशन। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ कोग्निशन। फिर क्या है इसमें, ज्ञान प्राप्त करने या जानने की क्रिया में निम्न बातें, ध्यान, प्रत्यक्ष बोध, स्मृति और सोच विचार। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए या तो जानने के लिए क्या क्या क्रिया करनी होती है। ठीक है, अगर ज्ञान का विकार है, ज्ञान का विकार यानी कि जो उसकी कॉग्निशन पावर है, जो उसकी कॉग्निशन एबिलिटी है, किसी भी चीज को अपने दिमाग में रखने की, किसी भी चीज के लिए सोचने की, जो भी उसकी एबिलिटी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हर दियर नॉलेज, अगर उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है तो उसे क्या बोलते हैं, ज्ञान का विकार। ज्ञान प्राप्त करने या जानने की क्रिया में निम्न बातें होती हैं, जैसे ध्यान, प्रत्यक्ष बोध, स्मृति और सोच विचार। ये क्या बताए हैं, ज्ञान के विकार। जो एक नॉर्मल एक ज्ञान है, नॉर्मल आप क्या बोल सकते हो, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो आपका जो आपके पास नॉर्मल चीजें होनी चाहिए, वो क्या होने चाहिए, अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी और थिंकिंग, यानी कि ध्यान, प्रत्यक्ष बोध, स्मृति और सोच विचार। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, ध्यान में देखिए क्या बोला है, अटेंशन, मनुष्य और उसके आसपास के वातावरण के बीच लगातार पारस्परिक क्रियाएं होती रहती हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने में परेशानी हो सकती है या अन्य व्यक्ति को ध्यान बनाए रखने में परेशानी होती है। ठीक है, अब देखिए क्या है, अगर कोई भी एबनॉर्मल पर्सन है, यानी कि उसकी जो मेंटली पावर है वो एबनॉर्मल है, मेंटली इल है वो, ठीक है, यानी कि अबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, तो उसमें क्या है, उसका जो अटेंशन पावर है, जो उसका ध्यान है, वो उसके वातावरण के अनुकूल नहीं होगा। ठीक है, उसके मनुष्य का जो पर्सन है, उसका अपने वातावरण से क्या होगा, सीधा संबंध नहीं होगा। ठीक है, पारस्परिक क्रियाएं नहीं हो पाएंगी उन दोनों के बीच में। किसी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने में परेशानी हो सकती है या अन्य व्यक्ति को ध्यान बनाए रखने में परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो अगर कोई भी पर्सन है जिसका एबनॉर्मल बिहेवियर है और उसमें क्या है, डिसऑर्डर ऑफ कॉग्निशन, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल था ध्यान, तो क्या है, वो क्या है, अपनी किसी भी आसपास की क्रियाओं में ध्यान नहीं दे पाएगा। ठीक है, इसका मतलब है अगर उसके आसपास कोई भी क्रिया हो रही है, अगर वो कुछ भी चीज कोई कुछ कर रहा है, तो वो उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रहेगा, उसकी अटेंशन पावर बिल्कुल कम होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रत्यक्ष बोध, जिसे बोलते हैं परसेप्शन। ओके, इसमें क्या है, व्यक्ति बाह्य और आंतरिक दोनों अंगों द्वारा संवेदना को महसूस करता है और मस्तिष्क में विभिन्न संवेदनों के बीच पारस्परिक क्रियाएं होती रहती हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जो परसेप्शन में क्या है, परसेप्शन यानी कि आप किसी भी चीज को देख कर उसके बारे में क्या सोचते हो, आप किसी भी चीज को देख कर, सुन कर आप उस चीज के बारे में क्या सोच रहे हो, इसे बोलते हैं परसेप्शन। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, व्यक्ति बाह्य और आंतरिक दोनों अंगों द्वारा संवेदना को महसूस करता है और मस्तिष्क में विभिन्न संवेदनों के बीच पारस्परिक क्रियाएं होती रहती हैं। ठीक है, अब जो पर्सन है वो क्या है, अपने बाह्य मतलब कि बाहरी और आंतरिक दोनों अंगों द्वारा संवेदना को महसूस करेगा। ठीक है, वो अपने सोचेगा उस चीज के बारे में और बाहर कुछ चीज को टच करके उसको परसीव करेगा कि ये आखिर क्या है। ठीक है, और फिर क्या है, पिछले अनुभवों और प्राप्तान के बीच संवेदनाओं से समय स्थान समय स्थान
समय स्थान और स्थिति के संबंध में वातावरण में उन वस्तुओं का बोध होता है। ठीक है, अब क्या है, अगर कोई चीज है जैसे माना यहाँ पे कोई भी आपके पास कोई बुक रखी हुई है, ठीक है, आपने नॉर्मल आपने देखा उसको, अच्छा ये हमारी साइकेट्रिक की बुक है, ठीक है, ये हमारी मेंटल हेल्थ की बुक है, ठीक है, आपने पढ़ा। फिर आप जब नेक्स्ट टाइम उसको कहीं और देखते हो सेम बुक को, तो फिर आप देखते हो अरे ये तो मेरे जैसी बुक है, ठीक है, तो वो आपका क्या है, आपने पिछले अनुभवों और प्राप्तान के बीच आपने क्या बिठाया उसमें, वो बिठाया, एक सामंजस्य बिठाया, ठीक है, कि अरे ये तो आपने पहली मेमोरी अपनी जो पिछली मेमोरी थी, आपने वो उसको एक रिकॉल करा कि अरे ये बुक तो बिल्कुल मेरी साइकेट्रिक की बुक जैसी है, अच्छा ये मेरे जैसी ही बुक है बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करा, पिछले अनुभवों को देखा, जिससे आपने समय स्थान और स्थिति के संबंध में वातावरण में उन वस्तुओं का बोध होता है, ठीक है। सेम एज आप अपने जब आप छोटे हो, मतलब कि चाइल्डहुड मेमोरीज में अगर आप कहीं गए हो, तो फिर आप वापस बड़े होके उधर जाएं तो आप वहां पे देखेंगे अरे मैं जब छोटा था तब भी मैं यहाँ पे आया था, ठीक है। तो आपने क्या करा, पिछले अनुभवों को अपने जो पिछले अनुभवों को जो अपने अभी वर्तमान के अनुभव है उनके साथ उनका एक क्या बिठाया, एक संबंध बिठाया, ठीक है। उसके बाद आपने उस चीज को समझा कि अच्छा ये है, इसे क्या बोलते हैं हम, परसेप्शन बोलते हैं, ठीक है। इस एकीकरण से उस वस्तु की वास्तविकता आकृति बनती है, ठीक है। इस प्रकार ये संवेदन विभिन्न प्रकार के विशिष्ट स्नायु मार्गों द्वारा संचरित होते हैं, ये आवेग मस्तिष्क में एकत्रित होते हैं और संवेदनों के रूप में महसूस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक संवेदन है, ठीक है, संवेदन है, विभिन्न प्रकार के विशिष्ट स्नायु मार्गों द्वारा संचरित होते हैं, और ये कहाँ है, हमारे मस्तिष्क में एकीकृत हो रहे हैं, मस्तिष्क में इकट्ठे हो रहे हैं ये सब, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्मृति, जिसे हम बोलते हैं मेमोरी। सो विभिन्न बातों की आकृतियों, परिकल्पनाओं या विचारों के रूप में याद रखना या स्मरण करने की क्षमता को स्मृति कहते हैं, ठीक है। स्मृति के विकार हैं स्मृति लोप, स्मृति लोप एंड पश्चगामी स्मृति और अग्रगामी स्मृति लोप, ठीक है। तो स्मृति क्या होती है, मेमोरी। इसमें क्या दोष हो सकता है कि अपनी पिछली जो भी मेमोरीज हैं, अपने स्कूल की मेमोरी, अपने बचपन की मेमोरी, मतलब कि अपने पिछले कुछ ही दिनों की मेमोरी, उसको क्या करना, भूल जाना, ठीक है, भूल जाना या उसको याद करना, ठीक है। अगर आपका मेंटल मेंटल स्थिति आपकी क्या है, सही है, आपकी मानसिक स्थिति में कोई विकार नहीं है, तो आपको क्या है, अपनी पिछली सारी मेमोरीज याद रहेंगी, ठीक है, सारी नहीं बट हाँ ऑलमोस्ट रहेंगी। और अगर आपकी मानसिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, तो पिछली मेमोरीज आपको याद करने में, रिकॉग्नाइजेशन करने में काफी क्या होगी, दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये क्या बता रहे हैं, ये कारण बता रहे हैं, कॉजेस बता रहे हैं, ठीक है, असामान्य व्यवहार के। तो उसमें क्या है, स्मृति, स्मृति के बाद है थिंकिंग, सोच विचार। यह उच्च प्रकार की मानवीय मानसिक क्रिया है, सोच विचार की प्रक्रिया परिकल्पनाओं के स्त्रीकरण और उनके बीच तार्किक संबंध स्थापित करने से बनती है, ठीक है। सोच विचार की क्रिया इन्होंने क्या बताई है, एक प्रकार की मानवीय मानसिक क्रिया है, मानव इसको क्या करते हैं, मानसिक क्रिया को करते हैं, जो कि एक उच्च प्रकार की मानवीय मानसिक क्रिया है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, सोच विचार की प्रक्रिया परिकल्पनाओं के स्त्रीकरण, मतलब आपने कोई भी इमेजिनेशन करी है अपने दिमाग में किसी भी चीज को लेके, तभी तो आप उस चीज के बारे में सोच विचार कर पा रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना कि सडनली आपने किसी भी चीज को सोचने लग जाओ, नहीं, आपने पहले उस चीज के बारे में सोचा, फिर आपने ये, अगर आपको कोई काम करना है तो आपने सबसे पहले उसके बारे में सोचा, सोच विचार किया, ठीक है। तो ये क्या है, उच्च प्रकार की एक मानसिक क्रिया है, ठीक है। सोच विचार की क्रिया के बाद आपने क्या करा, उस सोच विचार पे एक्शन लिया, ठीक है, और तार्किक संबंध स्थापित करने से क्या करा आपने, तार्किक संबंध स्थापित किया, ओके। नेक्स्ट है इसी में डिसऑर्डर ऑफ कोग्निशन, यानी कि ज्ञान का विकार, ठीक है। तो ये जो ये असामान्य व्यवहार के जो कॉजेज है, सामान्य व्यवहार के जो, सॉरी कॉजेज बोल रही हूँ मैं, असामान्य व्यवहार के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, ये इस प्रकार थे। डिसऑर्डर ऑफ कॉग्निशन, जिसमें आपने पढ़ा अटेंशन यानी कि ध्यान, परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्ष बोध, मेमोरी यानी कि स्मृति, देन थिंकिंग यानी कि सोच विचार। अब क्या पढ़ेंगे हम, भावना के विकार यानी कि डिसऑर्डर ऑफ इमोशंस, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, इसमें है
सभी प्रकार के व्यवहार और सोच प्रकार की प्रक्रियाएं भावना महसूस होने की क्रिया के साथ होती है। भावना के रोगात्मक विकार 3 मानदंडों द्वारा ज्ञात किए जाते हैं, यानी कि अवधि, तीव्रता, उपयुक्त भावना के विकार, उल्लास या सुखाभास, उदासी या विषाद, भावनात्मक अस्थिरता और क्षीणता। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ दिस मोशन यानी कि भावना के विकार क्या है? किसी व्यक्ति में अगर वो मेंटली मेंटली मतलब कि इल है, ठीक है, मेंटली वो फिट नहीं है, तो उसमें क्या होंगे, इमोशंस की कमी हो सकती है। ठीक है, या तो उसके अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस का लेवल हाई हो सकता है। ठीक है, इमोशंस क्या है? किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा उत्साहित होना, किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाना। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? डिसऑर्डर ऑफ द इमोशंस। ओके, तो इसमें क्या है? सभी प्रकार के व्यवहार और सोच विचार की प्रक्रियाएं भावना महसूस होने की क्रिया के साथ होती हैं। ठीक है, भावना के रोगात्मक विकार, जो भावना के जो विकार है यानी कि इमोशंस के जो विकार है, विकार यानी कि कोई भी डिसीज है, तो वो 3 मानदंडों द्वारा ज्ञात किए जाते हैं, जैसे अवधि, तीव्रता और उपयुक्त भावना के विकार। यानी कि अगर वो किसी भी चीज को देख के एक्साइटेड हो रहा है, तो उसकी अवधि क्या है, वो कितनी देर के लिए एक्साइटेड हो रहा है, और उसकी तीव्रता क्या है, वो बहुत ज्यादा ही ऊंचे लेवल पे एक्साइटेड हो रहा है, या हाँ नॉर्मल है, जितना उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्साइटेड होना है, ठीक है, उतना वो एक्साइटेड हो रहा है। तो दिस इज द डिसऑर्डर ऑफ द इमोशन। फिर है उपयुक्त भावना के विकार, या उल्लास या सुखाभास, उदासी या विषाद। सेम है कि अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए बहुत ज्यादा उल्लास है, सुखाभास है, या तो फिर उदासी या विषाद है, भावनात्मक अस्थिरता या क्षीणता, ना ही मेंटली मेंटली इल पर्सन्स के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है साइनम सिम्टम्स ऑफ द मेंटली इल पर्सन इज इच्छा शक्ति के विकार, यानी कि डिसऑर्डर ऑफ वॉल्यूशन। हम हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, जो चेतना और आंतरिक नियंत्रण के द्वारा नियंत्रित होती है। यह चेतन और अचेतन प्रेरणाओं द्वारा निर्दिष्ट होती हैं। प्रेरक गतिविधियों के अंदर विकार अल्प और अति सक्रियता असामान्य हलचल होते हैं। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ द वॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या बोला है उन्होंने, हम कोई भी काम करेंगे तो उसमें क्या है, हमारी इच्छा शक्ति होती है। इच्छा शक्ति यानी कि हाँ, अगर हमारा मन है किसी काम को करने का तो हम करेंगे, अगर हमारा करने का मन नहीं है तो हम उसे अच्छे से नहीं कर पाएंगे, जो चेतना और आंतरिक नियंत्रण के द्वारा नियंत्रित होती है। जो कि चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस, और आंतरिक नियंत्रण यानी कि हमारा जो अंदर का कंट्रोल है, जो इंटरनल कंट्रोल है, उसके द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, यह चेतन और अचेतन प्रेरणाओं द्वारा निर्दिष्ट होती है। प्रेरक गतिविधियां के अंतर्गत विकार अल्प और अति सक्रियता असामान्य हलचल होती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? डिसऑर्डर ऑफ वॉल्यूशन। अगर कोई भी पर्सन है, उसके अंदर डिसऑर्डर ऑफ द वॉल्यूशन है, यानी कि इच्छा शक्ति का विकार है, तो वो किसी भी काम को विलिंगनेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो किसी भी काम को फिर कॉन्शियसनेस तरीके से और अपनी इंटरनल इंटरनल कंट्रोलिंग के द्वारा ही कर पाएगा। अगर वो उसके अंदर नहीं है, तो वो इच्छा शक्ति से रिलेटेड कोई काम नहीं कर पाएगा। क्लियर बच्चों? क्लियर? जी मैम। मेंटली इलनेस यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एबनॉर्मल बिहेवियर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। अभी तक हमने पढ़ा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द एबनॉर्मल बिहेवियर। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज, क्या क्या कारण हो सकते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर के। ठीक है, तो इसमें क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल है जैविक कारण, यानी कि बायोलॉजिकल कॉजेज, यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट है सॉरी बायोलॉजिकल कॉजेज है, साइकोसोशल कॉजेज एंड सोशियो कल्चर फैक्टर हैं। ये 3 टाइप्स के कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर हैं, जिसमें कि जैविक कारण यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल है आनुवांशिकता, यानी कि हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी। नेक्स्ट है कार्बनिक कारक यानी कि ऑर्गेनिक फैक्टर। फिर है शारीरिक कारक यानी कि फिजिकल फैक्टर। फिर है भावनात्मक कारक यानी कि इमोशनल फैक्टर। फिर है शारीरिक अभाव यानी कि फिजिकल डिप्रीवेशन। नेक्स्ट है
मनोसामाजिक कारक जिसे बोलते हैं साइको सोशल फैक्टर, जिसे बोलते हैं मातृ वंचना, मैटरनल डेप्रीवेशन। नेक्स्ट है रोगजनक परिवार स्वरूप यानी कि पैथोजेनिक फैमिली पैटर्न। नेक्स्ट है स्ट्रेस यानी कि तनाव, मानसिक संघर्ष यानी कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट है बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है सी सामाजिक सांस्कृतिक यानी कि सोशियो कल्चर फैक्टर, जिसमें आएगा युद्ध और हिंसा यानी कि वॉर और वायलेंस, सामाजिक परिवर्तन यानी कि सोशल चेंज। नेक्स्ट है आर्थिक समस्या यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट है व्यवसायिक समस्याएं यानी कि ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम। सो दिस इज द कॉजेज ऑफ द एबनॉर्मल बिहेवियर। ठीक है। इसमें देखिए, जी मैम। अब देखिए आपने पढ़ा बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, जैविक कारक क्या होते हैं, जो कि हमारी बायोलॉजिकल यानी कि हमारे शरीर के संरचनात्मक कॉजेज हो, हमारी बॉडी के रिलेटेड कारक हो। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता। हेरिडिटी का मतलब सबको पता है कि अगर हमारी फैमिली में किसी को भी मेंटल इलनेस है तो उनके बच्चों को भी कई बार क्या हो सकती है, मेंटल इलनेस होने के चांसेस हो सकते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कार्बनिक कारक यानी कि ऑर्गेनिक फैक्टर। सो व्हाट इज द ऑर्गेनिक फैक्टर ऑफ द मेंटली इल पर्सन? ऑर्गेनिक फैक्टर से आप क्या समझते हैं, कार्बनिक कारक से? मैम जो नेचर द्वारा मतलब देखो बच्चों, जो ऑर्गेनिक फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर आर डिस्टर्बेंस दैट मे बी कॉज्ड बाय इंजरी और डिसीज। ठीक है। ऑर्गेनिक फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी डिसीज के कारण, मतलब कि यानी कि कोई बीमारी है पर्सन में, ठीक है, जैसे बीमारी में आप पढ़ोगे आगे चल के उसे मैनिंजाइटिस है, यानी कि मैनिंजस लेयर में उसकी इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन है, ठीक है, उसे कोई ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है, यानी कि उसके कोई क्लॉट हो गया है, सीवीए है, ये सब है, ठीक है, कोई डिसीज है या तो फिर कोई एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, अगर उससे रिलेटेड इलनेस होती है तो इसे बोलते हैं हम ऑर्गेनिक फैक्टर यानी कि कार्बनिक कारक। फिर है शारीरिक कारक यानी कि फिजिकल फैक्टर। सो व्हाट इज द फिजिकल फैक्टर ऑफ द मेंटल इलनेस? बोलिए। शारीरिक विकार में मतलब जैसे फिजिकली मतलब मैं वो बीमारी से मैम। मतलब कि देखिए, हाँ। एक क्या है इसमें, फिजिकल यानी कि देखो इसमें इसमें एक तरीके से हेरिडिटी भी आ सकता है, यानी कि हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस इन अ ब्लड रिलेटिव, अगर किसी भी ब्लड रिलेटिव को मेंटल इलनेस है तो हो सकती है, ठीक है, या फिर फिजिकली कॉजेज में आ सकता है, लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन है, ठीक है, स्ट्रेस, लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस ले रखा है पर्सन ने, ठीक है, तो भी क्या हो सकता है, या तो फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो काफी ज्यादा कर्ज में डूबा है, उसे क्या है, स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन है, या फिर अ लव्ड वन डेथ यानी कि किसी जिससे वो बहुत ज्यादा लगाव हो, उसे जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता हो, अपने परिवार का कोई सदस्य है, उसकी डेथ हो गई हो, ये आते हैं फिजिकल फैक्टर के अंदर, ठीक है, फिजिकल फैक्टर के अंदर सेम आएंगे। फिर क्या है, इमोशनल फैक्टर। बच्चों, फिजिकल फैक्टर के अंदर और इमोशनल फैक्टर के कुछ कुछ साइन सिम्टम्स यानी कि कुछ कुछ कॉजेज क्या है, सेम है। देखिए, सेम क्या है, इमोशनल फैक्टर, अगर किसी लव वन का क्या है, उस किसी की डेथ हो गई है, या तो फिर किसी हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्स हो गया है जिस कारण से वो बहुत ज्यादा उस चीज के बारे में सोच रहा है, अपने डाइवोर्स के बारे में, ठीक है, तो इसे भी क्या बोलेंगे हम, फिजिकल इमोशनल फैक्टर, ठीक है। फिर क्या है, शारीरिक अभाव जिसे बोलते हैं फिजिकल डेप्रिवेशन।
So what is the physical deprivation? फिजिकल डेप्रीवेशन क्या है बच्चों? बच्चों फिजिकल डेप्रीवेशन का यहाँ पे मतलब हुआ कि कोई भी पर्सन के क्या है, ब्रेन डैमेज हो गया है, ठीक है, और ब्रेन डैमेज क्या है, उसका क्या कर रहा है, एबनॉर्मल बिहेवियर को लीड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मनोसामाजिक कारण, जिसे बोलते हैं साइकोसोशल फैक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या है, मात्र वंचना यानी कि मैटरनल डेप्रीवेशन। सो व्हाट इज द मैटरनल डेप्रीवेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटरनल डेप्रीवेशन? मनोसामाजिक कारक में मात्र वंचना क्या है बच्चों ये? मैटरनल डेप्रीवेशन क्या है बच्चों? बच्चों मेरी वॉइस क्लियर है आप लोग को? यस मैम। बच्चों नाम से ही क्लियर है, मैटरनल डेप्रीवेशन, ठीक है। यानी कि कोई भी बच्चा है, उसका क्या है, मदर को कोई भी मेंटली इल है या तो फिर मेंटली कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो क्या करना, अनुवांशिकता के तौर पे, हेरिडिटी के तौर पे बच्चे को मिलना, इसे बोलेंगे मैटरनल डेप्रीवेशन, यानी कि मैटरनल साइड से कोई मेंटल इलनेस होना, ठीक है। फिर क्या है, रोगजनक परिवार स्वरूप यानी कि पैथोजेनिक फैमिली पैटर्न, ठीक है। जो एक फैमिली है, वहां पे क्या है कि हेरिडिटी में चला आ रहा है कि पहले पेरेंट्स मेंटली इल है या उन्हें कोई भी परेशानी है रिलेटेड टू द मेंटल, ठीक है। फिर नेक्स्ट वही प्रॉब्लम उनके बच्चों को फिर वो चली आ रही है, जिसे क्या बोलते हैं, पैथोजेनिक फैमिली पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेस। अगर कोई पर्सन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है, ठीक है, रिलेटेड टू फाइनेंशियल कंडीशन, रिलेटेड टू एग्जाम्स, रिलेटेड टू एनीथिंग, ठीक है, दिस दिस ऑलवेज कॉज द स्ट्रेस, ऑलवेज कॉज द मेंटल इलनेस, ठीक है, लाइक डिप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है मानसिक संघर्ष, जिसे बोलते हैं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, मतलब कि दिमाग में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अगर कोई पर्सन है, ठीक है, उसे अगर वो अपनी नॉर्मल लाइफ की भी, रूटीन लाइफ के भी काम को एज अ कॉन्फ्लिक्ट लेता है, तो उसे भी क्या है, मेंटल इलनेस होने के कॉज कारण मेंटल इलनेस हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई पर्सन है, वो सोचे आज मैं नहाऊं या नहीं नहाऊं, ठीक है, मैं इस काम को करूं या नहीं करूं, मैं स्कूल जाऊं या नहीं जाऊं, मैं पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस क्या है, उसके दिमाग में चलते रहती हैं, जिसे क्या बोलते हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। किसी भी चीज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट करना कि ये काम मैं करूं या नहीं करूं, ठीक है। तो ये भी क्या है, कई बार क्या करता है कि मेंटल इलनेस को कॉज करता है। नेक्स्ट है बुद्धि, जिसे बोलते हैं इंटेलिजेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेंगे कि आईक्यू लेवल कम होना, ठीक है। आईक्यू लेवल कम है, अगर किसी भी पर्सन का जो आईक्यू लेवल है वो 20 से कम है, लेस देन 60 है या 80 है,
ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द IQ चार्ट, इंटेलिजेंस चार्ट, उसके अकॉर्डिंगली क्या है, आप इंटेलिजेंसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो वही है 60 से नीचे की ग्रेड के जो आईक्यू लेवल है वो किसमें, मेंटल इलनेस में आएगी। 60 से नहीं, एक्चुअली 40 से नीचे। ओके, क्लियर बच्चों? यस मैम। आप लोग को समझ में आ रहा है बच्चों? यस मैम। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप बीच में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक यानी कि सोशियो कल्चर फैक्टर। ठीक है, सोशियो कल्चर फैक्टर में क्या आएगा, वॉर एंड वायलेंस। ठीक है, वॉर एंड वायलेंस का मतलब है कि जैसे युद्ध हो जाते हैं, कई बार लड़ाई हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। ठीक है, लड़ाई वैसी लड़ाई नहीं, यानी कि जैसे कई बार बॉर्डर पे कोई भी युद्ध वॉर हो गए हैं। ठीक है, या तो फिर क्या है, वायलेंस है। वायलेंस यानी कि मार काट हो रही है, यानी कि बहुत ज्यादा वायलेंस हो गया है, कई जाति में हो गया है, हिंदू मुस्लिम वाला वॉर हो गया है। तो ये सब चीजें क्या है, ये भी मेंटल इलनेस को कॉज करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन यानी कि सोशल चेंज। ठीक है, सोशल चेंज का मतलब है कि एकदम से एनवायरनमेंट चेंज होना। एनवायरनमेंट चेंज होना यानी कि एक बच्चा है, वो पहले अपने पेरेंट्स के साथ गांव में रहता था, फिर उसे अपने थोड़े गांव के एनवायरनमेंट की आदत थी, वही एनवायरनमेंट उसे धीरे धीरे उसको ठीक लग रहा था। नेक्स्ट उसके पापा बाहर गए, शहर में शिफ्ट हुए। शहर में जाके वो क्या है, अपने जो सामाजिक, अपने समाज के जो रूल्स है, ठीक है, वो एकदम से क्या है, वो इन्वायरमेंट को एकदम से अडेप्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कई बार कि बच्चे, छोटे बच्चे है, 3 इयर्स का बच्चा है, ठीक है, उसका एडमिशन इस स्कूल में कराया है, वो स्कूल का जो इन्वायरमेंट है उसको एकदम से अडेप्ट नहीं कर पा रहा है अपने बिहेवियर में। तो क्या है, ये सोशल चेंज होते हैं, जिस कारण से कई कई बार क्या होता है, मेंटल इलनेस कॉज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, वहां पे आएगा कि अगर कोई पर्सन इकोनॉमिक कंडीशन से, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, तो क्या है, मेंटल इलनेस होने की भी कॉज हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा, उसको क्या है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर उधार है, ठीक है, या तो फिर क्या है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है, उसकी बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू थी, बट एकदम से उसकी वैल्यू कम हो गई। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में आती है, रिलेटेड टू द मनी। ठीक है, सो दिस ऑल्सो कॉज द मेंटल इलनेस। नेक्स्ट है व्यवसायिक समस्या यानी कि ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, व्यवसायिक समस्या, ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, उसने कोई ऑक्यूपेशन किया हुआ है, उसका कोई व्यवसाय चल रहा है, तो अगर उसमें, अगर वो ठीक नहीं चल रहा है, व्यवसाय जैसा वो चाहता था वैसा नहीं चल रहा है, ठीक है, उसने बहुत ज्यादा अपने उस ऑक्यूपेशन में पैसा लगाया है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसको क्या है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसके आउटकम्स उतने अच्छे नहीं है। ठीक है, तो ये किसको कॉज करेंगे, मेंटल इलनेस को कॉज करेंगे। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम। सो गाइस, क्लियर अबाउट द कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर? फर्स्ट हमने पढ़ा जैविक कारक यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हमने पढ़ा हेरिडिटी, ऑर्गेनिक फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, फिजिकल डेप्रिवेशन। राइट, नेक्स्ट है साइकोसोशल फैक्टर यानी कि मनोसामाजिक कारक यानी कि मैटरनल डेप्रिवेशन, पैथोजेनिक फैमिली पैटर्न, स्ट्रेस, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट आपने थर्ड पढ़ा सोशियो कल्चर फैक्टर, जिसमें आपने पढ़ा वॉर एंड वायलेंस, सोशल चेंज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स क्लियर? अगर इनमें कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है तो फिर पूछो फटाफट से। नो मैम। सब चीजें क्लियर है? यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा मानसिक रोगों के प्रकार और उपचार। ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस एंड ट्रीटमेंट्स। ठीक है, तो अभी हम इसका चार्ट देखेंगे, इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस। फर्स्ट है साइकोटिक,
डिसऑर्डर, नेक्स्ट है न्यूरोटिक डिसऑर्डर एंड नेक्स्ट है अदर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अदर्स। फर्स्ट है देखो साइकोटिक डिसऑर्डर में क्या आता है, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर और फंक्शनल डिसऑर्डर। ऑर्गेनिक डिसऑर्डर में आएगा अक्यूट डेलीरियम एंड क्रोनिक डायमेंशिया। ठीक है, दीज आर द साइकोटिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट है फंक्शनल डिसऑर्डर। फंक्शनल डिसऑर्डर में क्या आया, मैनिक डिप्रीवेशन डिसऑर्डर, डिल्यूजन, सीजोफेनिया, सिंपल एंड कैटाटोनिक सीजोफेनिया। अब इन्होंने क्या बताया यहाँ, सीजोफेनिया के भी इन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सीजोफेनिया एक क्या है, मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें उसके क्या क्या इसके पार्ट है, सिंपल सीजोफेनिया और कैटाटोनिक सीजोफेनिया। ओके, नेक्स्ट है न्यूरोटिक डिसऑर्डर यानी कि एनडी, जिसमें न्यूरोटिक कॉजेज में क्या क्या है, सॉरी न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स क्या क्या आते हैं, एंजाइटी, ठीक है, हिस्ट्रिकल, नेक्स्ट है फोबिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड डिप्रेसिव एपिसोड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अदर्स। अदर्स में क्या आया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मेंटल रिटार्डेशन, चाइल्डहुड डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर एंड द नेक्स्ट इज द सब्सटेंस अब्यूज। सो दिस इज द चार्ट ऑफ द मेंटल इलनेस। ठीक है, क्लियर बच्चों? यस मैम। Okay, next we will continue tomorrow. Okay.